दोस्तों आईपीओ की सीजन ऑन है और नए नए आईपीओ लगातार आते जा रहे हैं। आइए देखिए दोस्तों, आज हम विशाल मेगा मार्ट आईपीओ के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे क्या विशाल मेगा मार्ट अच्छा कंपनी है, उसमें सब्सक्राइब करना चाहिए, क्या यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, विशाल मेगा मार्ट क्या प्रॉफिटेबल है, किस वैल्यूएशन पे शेयर दिए हैं, कितना ग्रोथ हम उम्मीद करें। दोस्तों आइए इन चीजों के बारे में जानकारी लेंगे हम आज के इस सेशन से। तो यहाँ पे आज विशाल मेगा मार्ट समझने के लिए मैं आपको कोई पीपीटी नहीं बताने वाला हूं, पर दोस्तों सिंपल तरीका किस प्रकार से वो डेटा जो आपको ऑलरेडी बीएसई प्रोवाइड कर रही है उसमें से हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अपडेट मिस नहीं हो जाए। सो लेट मी ऑल टेक यू टू बीएसई इंडिया, जहां पे हम कॉर्पोरेट्स में जाएंगे और कॉर्पोरेट्स में जाके देखेंगे कौन से आईपीओ है। टॉस दी कॉइन, अब ये एसएमई आईपीओ है दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड। जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड, ये भी दोस्तों एसएमई आईपीओ है। वाइल्ड लाइफ में अगर आप घूमने जाना पसंद करते हो दोस्तों, जंगल कैंप्स के सफारी काम लग सकते हैं। और दोस्तों आईपीओ ये दोनों की दोनों कंपनी दोस्तों प्रॉफिटेबल है, अच्छी रहनी चाहिए, राइट, लेकिन एसएमई है, इस चीज का दोस्तों ध्यान रखें। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ जिसकी आज हम बात करेंगे दोस्तों, 74 टू 78 की प्राइस रेंज है। इसे मैं क्लिक करता हूं तो मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन यहां पे मिली कि 10 रुपए का दोस्तों इनका फेस वैल्यू है, 190 का लॉट है। सो 190 मल्टीप्लाई बाय 78 यानी करीबन 15,000 रुपए का ये आईपीओ है जो आप भर सकते हो। अब मैं और डिटेल पाने के लिए भी कंपनी अच्छी है कि नहीं, कंपनी का मुझे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देखना होगा। तो प्रोस्पेक्टस एंड जीआईडी में क्लिक हियर करके मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दोस्तों डाउनलोड कर सकता हूं। सो यहां पे आपके सामने है दोस्तों विशाल मेगा मार्ट का आरएचपी में हम क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट देखेंगे। दोस्तों मैं पेज डाउन करता करता टेबल ऑफ कंटेंट्स में गया और इसमें मुझे सबसे पहले देखना है समरी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी पूरा डॉक्यूमेंट दोस्तों जो कितना लंबा है, करीबन 400 पेज के इस डॉक्यूमेंट में मैं पहले क्या देखूं, तो मैं पहले देखूंगा समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। मैंने इसे क्लिक किया दोस्तों, यहां पे इनके बिजनेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आई। इनका कहना है कि हम लोग वन स्टॉप डेस्टिनेशन है मिडल और लोअर मिडल इनकम इंडिया का। इनके पास डाइवर्स मर्केंडाइज रेंज है जिनमें कुछ इनकी खुद की ब्रांड है और कुछ थर्ड पार्टी ब्रांड्स है। दोस्तों प्रोडक्ट्स इनके पास एपरल्स, जनरल मर्केंडाइज और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इन तीनों सेगमेंट से बनता है दोस्तों विशाल मेगा मार्ट। दोस्तों ये पान इंडिया प्रेजेंट है, 645 इनके दोस्तों टोटल स्टोर है और ऑनलाइन भी ये दोस्तों अब प्रेजेंस हो चुके हैं। दोस्तों जिस इंडस्ट्री को ये बिलोंग करते हैं वो इंडस्ट्री रिटेल इंडस्ट्री हुई, जो ऑलरेडी दोस्तों बड़ी इंडस्ट्री है। भारत में रिटेल इंडस्ट्री का मार्केट दोस्तों करीबन 70 लाख करोड़ का है एज पर 2023, और ये मार्केट 2028 आते आते 9% कगार से बढ़ के 112 लाख करोड़ के करीब दोस्तों पहुंचेगा। तो तगड़ा ग्रोथ है दोस्तों, अच्छा ग्रोथ मिलेगा और बड़ी मार्केट की साइज है। दोस्तों इस बड़े मार्केट में बड़ा प्लेयर अनऑर्गेनाइज शेयर रखता है, तो ऑर्गेनाइज प्लेयर जो है ये अनऑर्गेनाइज का मार्केट ले लेके 9% से भी अच्छा ग्रोथ दोस्तों करते हैं। तो यस दोस्तों इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए। प्रमोटर दोस्तों कौन है कंपनी के, सामियत सर्विसेज एलएलपी, जो इनके मेन प्रमोटर हुए दोस्तों, 96% स्टेक इस एलएलपी कंपनी का है। दोस्तों वैसे ये कंपनी है श्री अग्रवाल जी की, कोलकाता बेस्ड, जिनका एक छोटा सा गारमेंट का स्टोर था, वहां से लेके विशाल मेगा मार्ट तक की इन्होंने सफर बहुत ही बढ़िया पार की है। दोस्तों केदार कैपिटल फंड का भी यहाँ पे स्टेक है, जो एक पीई फंड है, यानी श्री केजरीवाल जो राहुल बजाज जी के जमाए हुए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों केदार कैपिटल का फंडिंग ओवरऑल इंडिया में आपने इतने वर्षों में देखा है। अब दोस्तों मैं आता हूं ऑफर साइज पे। दोस्तों ऑफर साइज करीबन 8,000 करोड़ की है, लेकिन पूरे की पूरे जो ऑफर है ये ऑफर कंपनी के पास नहीं आएगी दोस्तों। जो कंपनी के प्रमोटर है सामियत सर्विसेज दोस्तों, इनके शेयर ये हमें देंगे। तो यहां पे कोई फ्रेश इशू नहीं है। ये 8,000 करोड़ जो फंड रेज होगा ये जाएगा विशाल मेगा मार्ट के प्रमोटर के पास। आइए दोस्तों अब हम ईगल्स आई व्यू से देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दोस्तों यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है जो बैलेंस शीट का एक पार्ट है। आप देख सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल करीबन 4,500 करोड़ की है। तो एक बड़ा निवेश ऑलरेडी प्रमोटर ने दोस्तों किया हुआ है, और आईपीओ से कुछ समय पहले या बाद में भी यहाँ पे इक्विटी में कोई चेंज नहीं है। यानी जो मैंने आपको पहले बताया, कंपनी यहां पे कैपिटल रेज नहीं कर रही है। जो आईपीओ से फंड आएगा वो प्रमोटर के लिए है।
दोस्तों बोरोइंग कितना है आप देख सकते हो 2022 में 500 करोड़ के करीब का बोरोइंग होता था, जो घट के दोस्तों 23 में 133 करोड़ हो गया, और पिछले साल कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री हो गई है। अभी भी दोस्तों कंपनी डेप्ट फ्री है। तो यस दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट एक डेप्ट फ्री स्टेटस रखती है। दोस्तों सेल्स इन लोगों का पिछले साल का करीबन 9,000 करोड़ का सेल्स था। यस, 5600 करोड़ से 9,000 करोड़ की सेल्स इन्होंने पिछले 2 साल में दोस्तों हासिल की है। अच्छा ग्रोथ है, और 9,000 करोड़ बताता है बिल्कुल छोटी कंपनी नहीं है, अच्छा खासा टर्नओवर करती है। दूसरा, ये प्रॉफिट कंसिस्टेंट करते हैं। 2022 में 200 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 300 करोड़, 24 में 462 करोड़। तो यस, वी कैन सी प्रॉफिट्स इनके कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आईपीओ लाने के लिए प्रॉफिट आए हैं। दोस्तों ईपीएस खाली 1.02 का है। सो यू कैन सी दिस सिमिलर टू डीमार्ट। डीमार्ट में भी खुद प्रमोटर का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी कैपिटल लार्ज है। सेम थिंग यू कैन सी हियर दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट में भी इक्विटी 4500 करोड़ की होने के कारण दोस्तों अर्निंग पर शेयर खाली 1 रुपया है। तो एक चीज मुझे यहां पे ध्यान रखनी होगी कि जब मैं 78 रुपीज पे कर रहा हूं, मुझे मिल रहा है 1 रुपीज, यानी करीबन 75 का पी हुआ। प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों 75, जो सस्ता नहीं है, मेगा है। पर कंसिडरिंग दिस ग्रोथ को कंसिडर करके भी हम 50 का पी तो दोस्तों इसको दे सकते हैं। ये यस, थोड़ा प्रीमियम यहाँ पे जरूर है। दोस्तों नेटवर्थ कंपनी का 5600 करोड़ का है। तो यू कैन सी खुद की इक्विटी 4500 करोड़ की, नेटवर्थ 4600 करोड़ का। जो कंपनी ने प्रॉफिट्स किए ये ऐड होके दोस्तों नेटवर्थ बना है। एनएवी 12.53 की। तो आप 78 रुपीज दे रहे हो, आपको आज एक बुक वैल्यू मिलती है 12 रुपए की। तो आप करीबन वैल्यू से 6 गुना रुपया पे कर रहे हो, और अर्निंग से 75 गुना रुपया पे कर रहे हो। तो जब कभी ये कंपनी सस्ती मिले, ध्यान देना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो फाइनेंशियल डेटा देख के कोई दिक्कत नहीं लग रही है बड़ी यहाँ पे। दोस्तों अब मैं वापस से होम पेज पे चला गया और मैं डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं लिस्ट ऑफ कंटेंट पे जाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे ऑफर मुझे अभी देखनी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने समरी में ही ऑफर देख ली, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने ईगल्स आई व्यू से देख ली, पर फिर भी दोस्तों इसकी अगर इन डेप्थ डिटेल चाहिए, मैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट पे आ गया। दोस्तों बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर है, बोरोइंग इनकी नील है। जो पहले बोरोइंग थी, अभी बोरोइंग नहीं है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि करीबन दोस्तों 1000 करोड़ की लीज लायबिलिटी है। दोस्तों लीज लायबिलिटी तब होती है जब आप नए नए स्टोर लीज पे खोल रहे हो। अगर लोन लेके स्टोर खोलो तो बोरोइंग बढ़ती है, अगर लीज पे स्टोर खोलो बोरोइंग नहीं पड़ती है, पर लीज भी एक लायबिलिटी है। जो अगर मैं इसे डीमार्ट के साथ कंपेयर करूं तो डीमार्ट में ये भी बड़ी कम है। सो बोरोइंग नहीं है, पर लीज लायबिलिटी जरूर है, इसका दोस्तों ध्यान रखें। और डाउन स्क्रॉल करते हुए जब मैं इनकम स्टेटमेंट में आया, मैं देख पा रहा हूं 9000 करोड़ का टर्नओवर। यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट है 144 करोड़ की। दोस्तों ये 144 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट इसलिए है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट में लीज भी इंक्लूड होती है। तो भले कंपनी डेट फ्री है, लेकिन करीबन 150 करोड़ रुपया ये लोग पे करते हैं लीज के लिए, क्योंकि लीज लायबिलिटी यहाँ पे है, इसका ध्यान रखें। यस, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, प्रॉफिट्स दोस्तों अच्छे हैं। कंपनी का ईपीएस 1 रुपए का है। आईपीओ आने से भी कंपनी का ईपीएस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोई इक्विटी रेज नहीं होने वाली। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट देखे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो दोस्तों पॉजिटिव है। राइट, आई कैन सी हियर दे आर हैविंग अराउंड 830 करोड़ ऑफ ऑपरेशनल कैश फ्लो। दोस्तों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हुई, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हुई, तब टोटल आखिर में दोस्तों इनके पास नेट कैश फ्लो रहता है 42 करोड़ का, जो दोस्तों पिछले 2 साल नेगेटिव हुआ करता था। तो नेगेटिव कैश फ्लो नेट था, अब कैश फ्लो दोस्तों पॉजिटिव है। राइट फ्रेंड, वापस मैं आ गया होम पे, डाउन स्क्रॉल करके अब मैं और इंपॉर्टेंट कंटेंट पे जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं बेसिस ऑफ द ऑफर। ऑब्जेक्ट हमने देख ली, सो बेसिस ऑफ द ऑफर पे जा रहा हूं। सबसे पहले है दोस्तों क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स मुझे क्या बताते हैं दोस्तों? ये बताते हैं कि दे आर फोकस्ड ऑन सर्विंग अ लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। मिडिल क्लास पे इनका फोकस है, जो लार्ज है और ग्रोइंग है। दोस्तों पान इंडिया प्रेजेंस है, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 645 स्टोर्स। तो यस दोस्तों, क्वालिटेटिव फैक्टर कुछ हद तक अच्छे हैं, हम इन्हें बुरे नहीं कहेंगे। लेकिन अब मैं क्वांटिटेटिव फैक्टर पे जा रहा हूं। क्वांटिटेटिव फैक्टर में होता है ईपीएस, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पीई 75 का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पीयर ग्रुप को ऑलरेडी दोस्तों करीबन 150 से 98 का पीई इस इंडस्ट्री में मिल रहा है, बिकॉज दिस इज फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री।
रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोस्तों 8 का है, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट स्टिल वी कैन से चलो लॉस मेकिंग नहीं है। पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोस्तों 12% से ज्यादा हो, दैट्स ग्रेट। एंड एट लास्ट एनएवी, जो अगेन हमने डिस्कस कर ली दोस्तों, 12.5 रुपीज की है, जिसके लिए हम 78 रुपीज पे कर रहे हैं। जब मैं इन डेटा को लिस्टेड, डायरेक्टली लिस्टेड कंपनी से कंपेयर करता हूं, तो विशाल मेगा मार्ट करीबन 9,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। डीमार्ट से हम इसे डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, जो करीबन 51,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। तो हम कह सकते हैं डीमार्ट विशाल मेगा मार्ट से करीबन 6 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी है। वैसे हम डीमार्ट और ट्रेंट दोनों से कंपेयर नहीं कर सकते, पर विशाल का एक बड़ा टर्नओवर दोस्तों डीमार्ट रिलेटेड फूड एंड स्टेपल से आता है, तो एक बड़ा टर्नओवर इनका एप्रल से भी आता है, इसीलिए इन्हें ट्रेंट से भी कंपेयर किया है। ट्रेंट दोस्तों करीबन 12,000 करोड़ का टर्नओवर करता है। तो ट्रेंट हो या डिमार्ट हो, दोनों विशाल से बड़ी कंपनी है। सो साइज वाइज, रीच वाइज ये दोनों इससे तो आगे हुई। तो विशाल मेगामार्ट डिमार्ट और ट्रेंट से ज्यादा अच्छी है, ये डेटा से नहीं कह सकते। इनफैक्ट दूसरी दो कंपनी का रीच दोस्तों उससे ज्यादा है, ये क्लियर दिखता है हमें। बट स्टिल विशाल बुरी है ऐसा नहीं कह सकते, दे आर डूइंग गुड बिजनेस। राइट फ्रेंड्स, मैं इनके केपीआई पे आ जाता हूं दोस्तों। अगर इन्होंने पिछले साल 9,000 करोड़ का टर्नओवर किया, 460 करोड़ का प्रॉफिट किया, इनमें से अप्रैल का टर्नओवर करीबन 4,000 करोड़ का था, तो हम कह सकते हैं दोस्तों अप्रैल कंट्रीब्यूट करता है 44% ऑफ द टर्नओवर। तो यस, इसे हम ट्रेंड से कंपेयर कर सकते हैं। एफएमसीजी का टर्नओवर 28% का है और जनरल मर्केंडाइज का टर्नओवर दोस्तों 29% का है। दोस्तों सेल्स इनका कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन 4-5 के आसपास के है। रिटेल स्पेस अगर हम देखें तो दोस्तों 11 मिलियन स्क्वायर फीट दोस्तों रिटेल स्पेस हुई। अब अगर हम ये रिटेल स्पेस दोस्तों डीमार्ट, ट्रेंड या कहीं भी रिलायंस रिटेल से कंपेयर करें तो कंपेरेबल नहीं है दोस्तों, काफी कम है। तो स्टोर इनके काफी है, लेकिन स्टोर इनके छोटे होंगे। एवरेज स्टोर साइज दोस्तों 18,000 स्क्वायर फीट की है, तो ये डीमार्ट से करीबन आधी साइज हुई। राइट, इनके 187 स्टोर टीयर 1 में है, तो 424 स्टोर टीयर 2 में है। तो इनका ज्यादा फोकस दोस्तों टीयर 2 की ओर है। तो जब मैं इनके और केपीआई पीयर ग्रुप से कंपेयर करता हूं दोस्तों, रेवेन्यू का ग्रोथ यहां पे हम देख रहे हैं दोस्तों अच्छा है। आपके विशाल का 17% का दोस्तों 2024 में भी अच्छा ग्रोथ था। डीमार्ट का भी 19 है, तो डीमार्ट से ज्यादा ग्रोथ नहीं है इनका। और जब हम ट्रेंड से कंपेयर करते हैं, ट्रेंड का तो दोस्तों रेवेन्यू ग्रोथ जबरदस्त है ड्यू टू ह्यूज एक्सपांशन। राइट, अब जब मैं प्रॉफिट मार्जिन पे आता हूं, अगेन आई कैन सी विशाल का मार्जिन नियर टू डीमार्ट है। अब असल में विशाल का मार्जिन डीमार्ट जितना नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट इसका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डीमार्ट का फोकस ज्यादा बड़ा दोस्तों एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे है। जब आप फैशन और एसेसरीज में टर्नओवर करते हो तो आपके मार्जिन सुधर जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ट्रेंड के केस में देखा, अच्छे मार्जिन है। विशाल के मार्जिन कंपेरेटिवली दोस्तों वैसे लो है, ये डाइवर्सिफिकेशन होने के बावजूद भी हम इसे बुरा नहीं कहेंगे, इनफैक्ट कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने वाली कंपनी है। पर जब हम स्ट्रांगली कंपेयर कर रहे हैं तो इनके सामने जो डिमांड है उससे काफी ज्यादा मार्जिन होनी चाहिए कंसीडरिंग देयर प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट उन्हें ग्रोथ ज्यादा दे सकती है, वो प्रोडक्ट मार्जिन ज्यादा दे सकती है। साइज हालांकि वो प्रोडक्ट की कम है, इसी वजह से डिमांड का टर्नओवर इन दोनों से ज्यादा है, पर ग्रोथ ट्रेंट और विशाल ज्यादा कर सकते हैं और मार्जिन भी इन दोनों के उससे अच्छे रह सकते हैं ड्यू टू फैशन एंड एसेसरीज। राइट, सो चाहे प्रॉफिट मार्जिन हो या दोस्तों ग्रॉस मार्जिन हो, वी कैन सी इसमें दोस्तों लीड करती है ट्रेंड ड्यू टू देयर इंटरेस्ट इन प्योर फैशन प्रोडक्ट। ये प्योर फैशन है, मार्जिन तगड़े है, ग्रोथ तगड़ा है, मार्केट साइज इनकी कम होती है। डीमार्ट के केस में इनकी मार्केट साइज बड़ी है, धंधा बड़ा है, ग्रोथ थोड़ा कम होगा, मार्जिन उनसे कम होंगे, लेकिन फैशन एसेसरीज साइक्लिकल ट्रेंड भी होती है। जब इकोनॉमी बूम होती है इनके में ग्रोथ बढ़िया आता है, पर जब इकोनॉमी डाउन होती है ज्यादा गिरावट फैशन एसेसरीज में आती है। जबकि ऐसे समय पे भी आपकी एफएमसीजी बिल्कुल डिफेंसिव रहती है। बुरे समय में भी दोस्तों इनके परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं आती है, जिससे आपने डीमार्ट को कोविड के समय में भी कंटिन्यू प्रॉफिट करते देखा था, जबकि ट्रेंड हो या दूसरे फैशन रिलेटेड कंपनीज लॉस कर रही थी वो टाइम। राइट, तो पॉजिटिव पॉइंट समझे, नेगेटिव पॉइंट भी समझे। नंबर ऑफ स्टोर्स यू कैन सी विशाल मेगा 611 स्टोर पिछले साल के, डिमार्ट के 365, ट्रेंड के 903, लेकिन एवरेज स्टोर साइज हम देख सकते हैं विशाल की एवेन्यू से आधी है। तो डबल स्टोर होने के बावजूद भी ये लोग डबल टर्नओवर नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट 5 गुना कम टर्नओवर कर रहे। इट शोज मोर एफिशिएंसी ऑफ डीमार्ट विथ लो स्टोर्स। राइट फ्रेंड्स, तो इतने डेटा से क्लैरिटी होती है कि विशाल इज अ गुड कंपनी, बट
DMart, a better company in FMCG type product, and Trent, again a better company if we are going for fashion and apparels. विशाल पहली चॉइस हमारी नहीं हो सकती. राइट फ्रेंड्स, आई केम बैक टू होम, नाउ आई एम अगेन डाउन स्क्रॉलिंग, एंड अब मुझे देखना है दोस्तों इंडस्ट्री ओवरव्यू. क्या ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? दोस्तों इंडस्ट्री ओवरव्यू में सबसे पहला वो जगह आती है जहां पे आपकी कंपनी कार्य करता है, यानी इंडिया. यू कैन सी दोस्तों इंडिया का नॉमिनल जीडीपी वर्ल्ड में सारी लीडिंग मेजर इकोनॉमी को आउट परफॉर्म कर रहा है. तो मेजर इकोनॉमी में दोस्तों इंडिया जैसा आउट परफॉर्मर और कोई नहीं. दोस्तों ये एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक 10% के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को लेके इंडिया तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगी विद 5.9 ट्रिलियन यूएसडी एंड नियर टू 500 लाख करोड़ ऑफ जीडीपी इन रूपी टर्म. अब जब हम दोस्तों पीएफसीई देखते हैं तो ये चाइना का पीएफसीई है. जब दोस्तों एवरेज चाइनीज की इनकम कम थी उस समय उनका एवरेज पीएफसीई भी दोस्तों कम होता था. जैसे चाइनीज की इनकम बढ़ी दोस्तों, एवरेज पीएफसी आप देख सकते हो 20% का है. तो ये बिल्कुल क्लैरिटी बताती है कि जैसे आपके देश में इनकम बढ़ती है दोस्तों, लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं. दोस्तों चाइना की जीडीपी पर कैपिटा 2006 में 2000 यूएसडी थी और उसके बाद दोस्तों हमने 20% कगार का प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखा, यानी चाइना में इनकम बढ़ी दोस्तों, कंजप्शन हुआ. इंडिया का दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा 2019 में 2000 यूएसडी पार कर चुका है. हम चाइना से 13 साल लेट है, यानी एक दशक हम उनसे पीछे चल रहे हैं, हमको जानना पड़ेगा. तो इनकम बढ़ना दोस्तों इस सेगमेंट के लिए बड़ी अच्छी खबर है. जैसे यहां पे आपके सामने शेयर ऑफ हाउस होल्ड बाय एनुअल इनकम का डेटा दिया हुआ है. 2018 में दोस्तों जब इंडिया में 31 करोड़ परिवार रहते थे, उसमें से दोस्तों 20 करोड़ परिवार दोस्तों मिडिल इनकम से थे, यानी टोटल हाउस होल्ड के 65% दोस्तों मिडिल इनकम परिवार थे. अब जब 2023 आज मैं देख रहा हूं दोस्तों, हाउस होल्ड 30.9 करोड़ से बढ़ के 33.9 करोड़ हो चुके हैं. इतने परिवार इंडिया में रहते हैं, करीबन 33.9 करोड़ फैमिलीज. उनमें से 22.5 करोड़ परिवार अब मिडिल इनकम के हैं. तो 2.5 करोड़ परिवार ने अपने आप को अपग्रेड या एडिशन किया है दोस्तों मिडिल इनकम परिवार में. और दोस्तों 1.3 करोड़ फैमिलीज दोस्तों हाई इनकम में भी ऐड हुए हैं. तो इंडिया में लो इनकम परिवार दोस्तों 70 लाख से घटे. तो ये बताता है कि इंडिया में लो इनकम फैमिलीज डिक्रीज हो रही है और मिडिल इनकम और हायर इनकम के परिवार दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं, जो आने वाले समय में कंजप्शन को बूस्ट करेंगे. It is assumed that in 2028 there would be around 37 crore household in India with 24.6 crore household in middle income, जो भारत का 68% हिस्सा होंगे, और 16% परिवार यानी कि 6 करोड़ फैमिलीज दोस्तों इंडिया में हाई इनकम में होंगे. तो ये जो चेंज होने वाला है इंडिया में, ये कई इंडस्ट्रीज के लिए दोस्तों बढ़िया ट्रिगर बन सकता है. तो यू कैन सी दोस्तों किस प्रकार से हमने मिडिल इनकम और हायर इनकम में एक बड़ा बदलाव हम देखने वाले है, पॉजिटिव बदलाव. दोस्तों ये दिखेगा 66% टीयर 2 एंड बियॉन्ड. तो आने वाले दशकों में आप देखोगे कंपनी टीयर 1 टीयर 2 दोनों जगह फोकस करेगी. राइट फ्रेंड्स, ये हाउस होल्ड की इनकम बढ़ने के पीछे एक और कारण है, और वो है दोस्तों टोटल फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स. इन 2018 44 करोड़ फीमेल पॉपुलेशन था बिटवीन 15 to 64 ईयर्स, यानी 22% फीमेल इन लेबर फोर्स थे. ये 13% से बढ़ के आज जो 47 करोड़ दोस्तों फीमेल पॉपुलेशन है, उसमें से 37% फीमेल दोस्तों लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो ये क्लियर इंडिकेटर है कि घर में ज्यादा लोग कमा रहे हैं, ज्यादा स्पेंडिंग दोस्तों करेंगे, जिससे रिटेल मार्केट में बूम दोस्तों देखनी है. रिटेल मार्केट अगर हम बिजनेस से देखें, ये 2016 में 46 लाख करोड़ का था, जो अब ये बढ़ के 76 लाख करोड़ हुआ है. तो अच्छा ग्रोथ ऑलरेडी हमने देखा. इसी प्रकार से दोस्तों 9% कगार से बढ़ के हम 2028 में रिटेल इंडस्ट्री को 1.2 लाख करोड़ के करीब पहुंचता देखेंगे. तो रिटेल इंडस्ट्री डबल होने वाली है 5 सालों में. राइट, बढ़ती इनकम इसके पीछे जिम्मेदार है. आप रिटेल पर कैपिटा इंडिया, चाइना, यूएस का देखोगे तो एवरेज इंडियन जहां पे 53,000 रुपीज साल का खर्च करता है रिटेल स्पेंडिंग पे, चाइनीज 2.2 लाख स्पेंड करता है, क्योंकि इंडियन की तो इनकम ही 2.2 लाख है.
चाइनीज की इनकम हमसे 5 गुना ज्यादा है, तो देखो हमसे 5 गुना ज्यादा वो खर्च भी कर रहे हैं। और अगर यूएस सिटीजन देखे दोस्तों, साल का 10 लाख रुपया ये लोग रिटेल के पीछे खर्च करते हैं, क्योंकि इनकी इनकम हमसे और ज्यादा अच्छी है। तो जैसे अब इंडियन की इनकम बढ़ रही है दोस्तों, रिटेल पर कैपिटा हमारा 5 गुना आने वाले दशक में दोस्तों बढ़ेगा। तो इससे ये क्लैरिटी होती है कि जो रिटेल है इसमें ग्रोथ तो मिलना है, किधर मिलेगा दोस्तों। 2018 में 86% भारत में रिटेल अनऑर्गेनाइज था, खाली 14% ऑर्गेनाइज मार्केट था। 2023 आज में देखूं तो अनऑर्गेनाइज घट के 80 हो चुका है, ऑर्गेनाइज के पास शेयर 20 पहुंच चुका है। इसी प्रकार से धीमे धीमे दोस्तों 2028 तक आते आते यही 14% का शेयर 30% ऑर्गेनाइज मार्केट के हाथ में जाएगा। तो रिटेल भले 9% से बढ़े, पर ऑर्गेनाइज प्लेयर इसी रिटेल में 20% कगार से बढ़ेंगे। जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है इनका ग्रोथ बड़ा कम होगा और इनकी पाई भी ये लोग ले लेंगे। अब ये भी किधर है, टीयर 1 में तो ऑलरेडी दोस्तों ऑर्गेनाइज मार्केट दोस्तों 50-50% के करीब आ चुका है, पर अभी भी टीयर 2 एंड बियॉन्ड 90% दोस्तों अनऑर्गेनाइज मार्केट है। तो आने वाले टाइम में अब आपकी कंपनी टीयर 2 एंड बियॉन्ड भी जाके दोस्तों ये शेयर अपने पास लेगी। पर दोस्तों ऐसा क्यों कि ऑर्गेनाइज का मार्केट बढ़ा, ऑर्गेनाइज का मार्केट अब टीयर 2 में भी बढ़ेगा, ये तो बुरी बात है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑर्गेनाइज सेक्टर के आने से कंज्यूमर को क्या लाभ होते हैं, बेटर सिलेक्शन एट अफोर्डेबल प्राइसिंग मिलता है, जबकि कंपटीशन होती नहीं है, कोई भी दाम चलते हैं। सुपीरियर कंज्यूमर एक्सपीरियंस मिलता है, ग्रेटर डिग्री ऑफ एजिलिटी वर्सेस अनऑर्गेनाइज रिटेल, इन्वेस्टमेंट इन रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, ब्रॉड बेस शिफ्ट दोस्तों बढ़ती है ई कॉमर्स की ओर, राइट। तो मैं आज का दोस्तों रिटेल चैनल देखो तो ऑनलाइन और ऑर्गेनाइज्ड B&M यानी ब्रिक्स एंड मोटर, जिसमें आपकी डीमार्ट, रिलायंस रिटेल ये सब आती है दोस्तों। 2018 में 11% शेयर ऑर्गेनाइज BM के पास था, 3% ऑनलाइन था, बाकी बड़ा शेयर जनरल ट्रेड के पास था, जिसे अनऑर्गेनाइज कहते हैं। आज दोस्तों जनरल ट्रेड 80% घट चुका है, रिटेल बढ़ा पर मार्केट शेयर इन लोगों का कम हुआ। तो किसने मार्केट शेयर बढ़ाया दोस्तों, ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन 7% पहुंचा और ऑर्गेनाइज्ड B&M 11 से 13 पहुंचा। 2028 तक उम्मीद है टोटल रिटेल में से 10-12% ऑनलाइन होगा, 20 से 22% दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड B&M होगा। तो ऑर्गेनाइज रिटेल और ऑनलाइन ये दोनों 20% कगार से बढ़ेंगे। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि फास्ट कॉमर्स या ई कॉमर्स ये डीमार्ट का धंधा, रिलायंस रिटेल का धंधा बिगाड़ रही है। अगर ऐसा है तो ये इतने एग्रेसिवली दोस्तों एक्सपांड न करे दोस्तों, ऐसा होगा नहीं। उनका अपना एक अलग मार्केट है। जो जगह पे ऑर्गेनाइज BM होता है जरूरी नहीं है वो हर जगह पे ऑनलाइन की प्रेजेंस हो। तो दोनों का ग्रोथ दोस्तों तगड़ा उम्मीद करेंगे। अगर कोई ग्रोथ नहीं करेगा तो वो है दोस्तों अनऑर्गेनाइज रिटेल। इसी में लोग खरीदेंगे क्या, तो दोस्तों डिस्क्रेशनरी और नॉन डिस्क्रेशनरी में अगर मैं विभाजित करूं तो 2018 तक दोस्तों करीबन 51% यानी 50-50 जैसा डिस्क्रेशनरी और नॉन डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग थी। डिस्क्रेशनरी यानी जरूरत वाली दोस्तों, डिस्क्रिशनरी यानी जब आपके पास इनकम बढ़ती है तो आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी बढ़ता है, कुछ चीजें जरूरत की होती है। पर जब पैसा होता है जरूरत बगैर की भी जो लग्जरी या नॉन एसेंशियल चीजें उन पे भी आप लोग स्पेंड करते हो। तो दोस्तों आज का भारत नॉन डिस्क्रिशनरी से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे ज्यादा खर्च करने लगा है। 53 आने वाले समय में 2028 तक हम देखेंगे कि 57% पोर्शन डिस्क्रिशनरी का होगा। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग 11% से बढ़ेगा, नॉन डिस्क्रिशनरी खाली 7% से बढ़ेगा। आप ऐसा ही कंट्रीब्यूशन अगर कंट्री टू कंट्री देखो तो देखो इंडिया में इनकम लो होने की वजह से 53% स्पेंडिंग है। इसी को चाइना से कंपेयर करो तो एवरेज चाइनीज जो रिटेल में स्पेंड करता है उसमें 68% दोस्तों डिस्क्रिशनरी पे करता है, बाकी 32 नॉन डिस्क्रिशनरी में हो जाता है। यूएसए में 78% कंट्रीब्यूशन डिस्क्रिशनरी में जाता है। तो क्लियर हुआ जितनी ज्यादा इनकम बढ़े उतना डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी बढ़े। तो डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी को मैं और ऑपरेशन करूं प्रोडक्ट वाइज किसका कितना ग्रोथ होगा, तो ये मेरे सामने है दोस्तों। आज के समय में सबसे बड़ा मार्केट यानी 37% मार्केट इंडिया में स्टेपल्स एंड FMCG का है जो 9% से ग्रो करेगा। उसके बाद अदर कैटेगरी आती है। सो अदर में क्या आता है दोस्तों, इट इंक्लूड्स लार्ज एप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल एसेसरीज जिसमें ज्वेलरी, वॉचेस आ गई, अल्कोहल, कंज्यूमर हेल्थ, आईवेयर, फर्नीचर, ये सब अदर में आता है। तो अदर सेगमेंट भी 28% का आज है, ये 10% से ग्रो करेगा। और फ्रेश
दोस्तों फ्रेश यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, डेयरी वगैरह वगैरह, ये बड़ा स्टेक है पर यहाँ पे ग्रोथ कम है। अप्रैल देख सकते हो दोस्तों, अप्रैल में जो कंपनीज है उनके हिस्से में 8% हिस्सा आता है, राइट। यानी आज ये छोटा मार्केट है रिटेल का, पर ग्रोथ यहाँ पे आपको बड़ा मिलना है 10%, जिसका रिफ्लेक्शन आप ट्रेंड जैसी कंपनी में भी देख रहे हो, धंधा कम पर ग्रोथ अच्छा। जनरल मर्केंडाइज भी एक बड़ा छोटा सा सेक्शन है पर ग्रोथ यहाँ पे तगड़ा होता है, जिसमें स्मॉल हाउस होल्ड एप्लियंसेस आ जाते हैं, होम डेकर, फुटवेयर, ये सब इसमें आता है दोस्तों, राइट। तो स्टेपल एंड एफएमसीजी में फोकस करने वाली कंपनी के हिस्से में पाई बड़ा आता है, ग्रोथ कम है। जनरल मर्केंडाइज या एप्पल का पाई कम है, ग्रोथ ज्यादा है। गॉट इट, राइट। अब इंडिया का जो रिटेल मार्केट सेगमेंट है, ये बड़ा दोस्तों मास मार्केट का सेगमेंट है, यानी आज के रिटेल मार्केट में 76% दोस्तों मास मार्केट की प्रोडक्ट्स है, जबकि प्रीमियम खाली 5 to 10 एंड मैस्टिज 14.24। पर मूविंग फर्दर दोस्तों, मास मार्केट का सेगमेंट और डिक्रीज होगा और प्रीमियम और मैस्टिज और इंक्रीज होगा, क्योंकि जो इनकम ग्रुप है दोस्तों रिटेल में स्पेंड करने वाले, लो इनकम डिक्रीज होता जा रहा है, मिडिल इनकम और हाई इनकम का ग्रुप दोस्तों बढ़ता जा रहा है। सबसे तगड़ा ग्रोथ यहाँ पे दोस्तों हाई इनकम में मिलेगा, यानी प्रीमियम प्रोडक्ट्स, हाई इनकम लोग जहां पे स्पेंड करेंगे इन प्रोडक्ट्स में ग्रोथ तगड़ा होना है, पाई इनका कम होगा, राइट। इनको अगर मैं सेगमेंट वाइज देखूं, जैसे एप्पल्स की कंपनियां हुई, स्टेपल्स एंड एफएमसीजी या जनरल मर्केंडाइज का मैं स्प्लिट करूं, तो एप्पल में अभी भी सबसे बड़ा सेगमेंट दोस्तों मास है, फिर आता है दोस्तों मास्टिज एंड प्रीमियम। पर यही स्टेपल्स एंड एफएमसीजी में दोस्तों मास मार्केट और बड़ा हो जाता है, इसमें प्रीमियमाइजेशन जैसा तो कुछ है ही नहीं, राइट। इसी को आगे मैं अप्रैल अकेला देखूं दोस्तों, तो अप्रैल में 2018 में दोस्तों करीबन 64% मार्केट अनऑर्गेनाइज था, ऑर्गेनाइज के हाथ में कम बिजनेस था। अब ये करीबन 50% हो चुका है, यानी ऑर्गेनाइज मार्केट अपनी पकड़ बना रहे हैं दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों ये मार्केट और बड़ा हो जाएगा। तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर से अप्रैल में, जिसमें आपकी पेज इंडस्ट्री हो गई, जिसमें आपकी मान्यवर आती है, इन सबका ग्रोथ तो अच्छा ही होना है, 13% का। इवन ट्रेंड को भी हम इसी में गिनेंगे, राइट। तो इनको ग्रोथ तो दोस्तों मिलना है। इसी को जब मैं स्टेपल्स एंड एफएमसीजी में कंपेयर करता हूं, तो प्रॉपर स्टेपल्स एंड एफएमसीजी दोस्तों 61% के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्रेश थोड़ा कम है, फ्रेश में ग्रोथ कम मिलेगा दोस्तों। कंपनीज जो होगी स्टेपल्स एंड एफएमसीजी पे फोकस करेगी, उनको ग्रोथ दोस्तों डबल डिजिट के करीब मिलेगा। तो स्टेपल्स एंड एफएमसीजी किस मार्केट से बिकता है, इनकी चैनल देखो आप, तो दोस्तों अभी 90 to 95% दोस्तों अनऑर्गेनाइज्ड है। इसी वजह से स्टेपल्स एंड एफएमसीजी का ग्रोथ कम होने के बावजूद भी ऑर्गेनाइज प्लेयर तो 18-20% से बढ़ेंगे। तो जो डिमांड जैसी कंपनीज है दोस्तों, उनको ग्रोथ बढ़िया ही मिलना है, कोई चिंता की यहाँ पे बात नहीं है, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन अनऑर्गेनाइज के पास अभी भी है, राइट। जब मैं जनरल मर्केंडाइज देखता हूं, जिसमें फुटवेयर एंड फैशन एसेसरीज, स्मॉल हाउस होल्ड एप्लियंसेस वगैरह वगैरह आती है दोस्तों, सबसे बड़ा पोर्शन 61% जाता है फुटवेयर एंड फैशन एसेसरीज की ओर, जिसमें आपकी फुटवेयर की कंपनी या टाइटन जैसी कंपनी कार्यरत है दोस्तों। पाई भी इनका अच्छा है और 15% का ग्रोथ यहाँ पे मिलना है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ में अगर जनरल मर्केंडाइज में देखूं, तो दोस्तों वो मुझे मिलेगा फुटवेयर एंड फैशन एसेसरीज में। इसी के कारण दोस्तों आप देख रहे हो कि टाइटन का ग्रोथ कंसिस्टेंटली तगड़ा आ रहा है। फुटवेयर में हालांकि नहीं है, पर यस आने वाले समय में फुटवेयर में भी ग्रोथ तो अच्छा ही उम्मीद करेंगे हम, राइट। जनरल मर्केंडाइज में कौन सी चैनल है, तो यहाँ ऑलरेडी 40% ऑर्गेनाइज मार्केट से माल बिकने लगा है, ये और बढ़ेगा, अभी भी इनके पास काफी जगह है ग्रोथ। तो दोस्तों हमने अलग अलग प्रोडक्ट देखी, पर किसके मार्जिन कैसे होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ग्रॉस मार्जिन दिए गए हैं प्रोडक्ट कैटेगरी के। फैशन में काम करने वाली जो कंपनीज है, उनके ऑर्गेनाइज प्लेयर 45% ग्रॉस मार्जिन रखते हैं, जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर से ज्यादा है। जनरल मर्केंडाइज की कंपनी से आप फैशन जितना मार्जिन उम्मीद नहीं कर सकते हो, उनके ऑर्गेनाइज प्लेयर 25% मार्जिन रखते हैं, और स्टेपल्स और एफएमसीजी की कंपनी खाली 60% मार्जिन। तो दोस्तों डिमार्ट को जब आप ट्रेंड से कंपेयर करो, पेज से कंपेयर करो, मान्यवर से कंपेयर करो दोस्तों, उसको कम मार्जिन मिलना है, पर उनके पास जगह पाई बहुत बड़ा है बिजनेस करने का। तो कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है, दोनों चीजों को ध्यान रखो। अब चलो हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, नए स्टोर ओपन होते जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज स्पेस भी काफी बड़ी है, पर पुराने जो स्टोर है वो भी तो ग्रोथ अच्छे करनी चाहिए। तो कहां पे कितने ग्रोथ मिलने की उम्मीद है, सो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है दोस्तों B&M का। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज दोस्तों 15-20% से सेम स्टोर सेल्स भी दोस्तों बढ़ा पाती है। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, राइट फ्रेंड्स। अब मैं आता हूं सर्विसेबल मार्केट पे। दोस्तों बिजनेस मॉडल दिया हुआ है सर, वैल्यू फर्स्ट ऑफलाइन, जहां ज्यादा मास मार्केट की प्रोडक्ट होती है। पहली चीज तो इनकी प्रेजेंस ऑफलाइन होती है, इनके पास
मार्केट 56 से 60 लाख करोड़ का है, जो आने वाले टाइम में 90 टू 96 लाख करोड़ पहुंचेगा। प्रीमियम ऑफलाइन, अब जैसे आप ट्रेंड को स्प्लिट करो तो ज़ूडियो आती है वैल्यू फर्स्ट ऑफलाइन में, लेकिन वेस्ट साइड आएगी दोस्तों प्रीमियम ऑफलाइन में। तो प्रीमियम ऑफलाइन का मार्केट दोस्तों 26 टू 30 लाख करोड़ का है, जो बढ़ के 49 टू 55 लाख करोड़ होगा। ई कॉमर्स ऑनलाइन प्रेजेंस होता है, उनका भी मार्केट दोस्तों 61 टू 65 लाख करोड़ का है, और ये 16 लाख करोड़ दोस्तों पहुंचेगा। क्विक कॉमर्स जो एक नया टॉपिक है, जहां पे आपको 20 से 30 मिनट में दोस्तों प्रोडक्ट मिल जाती है, जहां पे आपको 10 से 30 मिनट में प्रोडक्ट मिल जाती है। जनरली इस सेगमेंट में दोस्तों ग्रोसरी और कंज्यूमर प्रोडक्ट ज्यादा होती है। ये एक 30 लाख करोड़ का मार्केट है, जो बढ़ के 55 लाख करोड़ होगा। तो मार्केट सबके पास है और सबका अलग अलग टारगेट है। आप कहो कि डीमार्ट का धंधा ब्लिंकिट खा जाती है, ऐसा नहीं है दोस्तों, राइट। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने इस डेटा में बताया हुआ है, एड्रेसेबल हाउस होल्ड क्या है। जैसे जो डीमार्ट टाइप के जो ऑफलाइन बिजनेसेस है, उनके लिए दोस्तों हाई इनकम टारगेट ही नहीं, अपर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है भारत में, 25 करोड़ हाउस होल्ड इनके टारगेट में है। पर जब आप प्रीमियम ऑफलाइन आते हो, यानी वेस्ट साइड जैसे प्रोडक्ट की बात करूं, तो हाई इनकम, अपर मिडिल इनकम टारगेट है। वहां पे मिडिल इनकम, लोअर इनकम का कोई मार्केट नहीं। ई कॉमर्स तीनों को कैटर करता है। क्विक कॉमर्स सिर्फ हाई इनकम और अपर मिडिल इनकम को टारगेट करता है। वो दोस्तों मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम के लिए नहीं है। मार्जिन पे आ जाते हैं दोस्तों। ई कॉमर्स के बिजनेस में दोस्तों नेगेटिव टू 6% के मार्जिन, EBITDA मार्जिन रहते हैं, जबकि वैल्यू फर्स्ट ऑनलाइन की जो कंपनीज है, उनके मार्जिन 8 टू 14 रहते, तगड़े रहते। क्विक कॉमर्स तो सारी लॉस कर रही है, 120% टू नेगेटिव 17%। और प्रीमियम ऑफलाइन के मार्जिन दोस्तों बिल्कुल तगड़े 11 टू 18% के होते हैं, राइट। तो आप इंटर कंपेयर करो, वो बराबर नहीं है, राइट। कि क्विक कॉमर्स वैल्यू का धंधा खा रही है पर करती तो लॉस ही है, जबकि वैल्यू फर्स्ट ऑफलाइन कम से कम पैसा घर ले जा रहे हैं, राइट। इन्हीं में एवरेज कस्टमर कितना खर्चा करता है, यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू दी गई है दोस्तों। प्रीमियम ऑफलाइन में 4400 का एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू बनता है। जब मैं क्विक कॉमर्स के पास जाता हूं तो वहां पे एवरेज ऑर्डर 440 का बनता है, इसीलिए इनके वहां पे लॉस भी ज्यादा है, जबकि प्रीमियम ऑफलाइन प्रॉफिट तगड़ा करती है। ज्योग्राफिक कवरेज कैसा मिलता है, वैल्यू फर्स्ट ऑनलाइन दोस्तों ऑफलाइन है, पान इंडिया है, टियर 2 सिटीज और बियॉन्ड भी इनकी प्रेजेंस अच्छी है, इंस्टेंट इन स्टोर पिकअप हो सकती है, जबकि प्रीमियम ऑफलाइन ज्यादा टियर 1 और टियर 2 सिटी में है। टियर 2 एंड बियॉन्ड दोस्तों ये मीडियम रेंज में रह सकता है, नहीं आगे बहुत बढ़ सकता है। पर ई कॉमर्स पान इंडिया एंड टियर 2 एंड बियॉन्ड भी सर्विस दे सकता है दोस्तों। जनरली 3 दिन में सर्विस मिल जाती है इंडिया में। क्विक कॉमर्स बना है दोस्तों प्राइमरीली टियर 1 सिटीज के लिए। इनके लिए एक्सेसिबिलिटी दोस्तों टियर 2 एंड बियॉन्ड बिल्कुल लो है। ये लोग 30 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी दे देते हैं, और इन सब कारणों से अब आप मार्जिन देखो, तगड़े मार्जिन प्रीमियम ऑफलाइन के हुए। फिर आता है वैल्यू फर्स्ट ऑफलाइन, डीमार्ट जैसी कैटेगरी। प्रीमियम ऑफलाइन हुई मान्यवर वेस्ट साइड जैसी कैटेगरी। ई कॉमर्स हुई आपके फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो कई कंपनीज लॉस कर रही है या कुछ 6% जितना EBITDA मार्जिन है। क्विक कॉमर्स में तो प्रॉफिट है ही नहीं। अब कितने समय में प्रॉफिट आ जाता है दोस्तों, इंडिकेटिव यहाँ पे स्टोर पे बैक पीरियड है। प्रीमियम ऑफलाइन की जो कंपनीज है, वो जब स्टोर खोलते हैं तो 32 से 36 महीने में वो पेबैक कर देता है। वहीं पे वैल्यू फर्स्ट ऑनलाइन की कंपनीज जब स्टोर खोलती है 18 टू 22 मंथ्स में दोस्तों पेबैक आता है। तो प्रीमियम ऑफलाइन के पास पैसे जल्दी वापस आ जाते हैं, राइट। अच्छा मार्जिन और कम कस्टमर पर हाई वैल्यू होने के कारण, राइट। तो अभी इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि रिलायंस रिटेल क्या करती है, टाटा क्रोम क्या करती है, ट्रेंट क्या करती है, डीमार्ट क्या करती है। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि मैं किधर इन्वेस्ट करूं। देखो यहाँ नीचे इन लोगों ने बढ़िया सा कंपैरिजन भी दिया हुआ है, जैसे रिलायंस रिटेल वेंचर क्या है, ये लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, फैशन एंड फैशन लाइफस्टाइल में है, ग्रोसरी, फार्मा, कनेक्टिविटी, इन सब में है। डीमार्ट किस में है, तो दोस्तों डीमार्ट है फूड्स में, नॉन फूड FMCG, जनरल मर्केंडाइज और एपरल प्रोडक्ट कैटेगरी में। ट्रेंड स्पेसिफिकली दोस्तों है एपरल, फुटवेयर, एसेसरीज, टॉयज, गेम्स, फूड, ग्रोसरी एंड नॉन फूड प्रोडक्ट, राइट। आपने वेस्ट साइड देखा हो, ज़ूडियो देखा हो, उत्साह, स्टार हाइपर मार्केट, मिसबू, ज़ारा, ये सब दोस्तों ट्रेंड का पार्ट हुआ। पर टर्नओवर कितना करते हैं, चलो आ जाता हूं मैं उस डेटा पे। सो विशाल मेगा मार्ट के 611 स्टोर, रिलायंस के 18,000 स्टोर, मतलब आप सारे प्लेयर के स्टोर कंबाइन करो तो भी रिलायंस जितने नहीं हो सकते, उतने ज्यादा स्टोर है। डीमार्ट 365 एंड ट्रेंड 903। अब आप बोलोगे नहीं पर 18,000 तो हुए, पर रिटेल स्पेस कितनी? रिटेल स्पेस विशाल की 11 है, डीमार्ट की 15 है, रिलायंस रिटेल की आप देख सकते हो 79 है। यानी दोस्तों सबसे बड़े खिलाड़ी है ये लोग। दोस्तों किसको कितना टर्नओवर मिलता है पर स्क्वायर फीट,
इससे एफिशिएंसी पता चलती है। दोस्तों विशाल मेगा मार्ट को 8000 रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट मिल पाती है, जबकि रिलायंस और डीमार्ट दोनों 30-34 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट टर्नओवर निकाल लेते हैं। राइट, अब मैं आ जाता हूं दोस्तों स्टोर कौन कितना ऐड कर रहा है। विशाल मेगा मार्ट 54 स्टोर नए उन्होंने ऐड किए पिछले एक साल में। तो रिलायंस ने 796 स्टोर ओपन किए, डीमार्ट ने 41, ट्रेंट ने 227। तो यस अगेन हम एक्सट्रीम एग्रेसिवनेस नंबर ऑफ स्टोर में रिलायंस की देख रहे हैं। ट्रेंट पिछले कुछ साल में ज्यादा एग्रेसिव हुआ, इसलिए आपको इनका कगार जो है स्टोर ओपनिंग में बिल्कुल तगड़ा दिख रहा है। 29% नंबर रिलायंस की ज्यादा है, पर ऑलरेडी ये ज्यादा स्टोर ओपन कर रहे थे, तो 11% कगार की फिगर है। तो हमने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोर रिलायंस हाईली एग्रेसिव हुई, ट्रेंट भी एग्रेसिव हो रही है। राइट, कमिंग टू रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोस्तों, टर्नओवर देखो, विशाल 9000 करोड़, डीमार्ट 50,000 करोड़, ट्रेंट 12,000 करोड़, लेकिन रिलायंस रिटेल इन सबको टोटल करो तो भी इतना नहीं होगा, 2.3 लाख करोड़। अमेजिंग ग्रोथ दोस्तों इन लोगों ने किया है, तगड़ा रेवेन्यू का ग्रोथ। ग्रॉस मार्जिन दोस्तों रिलायंस और डीमार्ट के करीब एक जितने हैं, पर ट्रेंट के सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनका हाई फोकस हुआ फैशन एसेसरीज में। रिलायंस मिक्स बिजनेस करता है। राइट, सो प्योर प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हो ट्रेंड के अच्छे है 12% के, पर अगेन डिस्क्रिशनरी हुआ, बुरे समय में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और ये नेगेटिव भी हो जाते हैं। आपने कोविड में ट्रेंड को दोनों साल लॉस करते देखा, ऐसा क्यों? ग्रोथ भी तगड़ा पर वॉलेटिलिटी भी वैसी। राइट, ये H1 सबके लिए मुश्किल रहा दोस्तों ये साल। विशाल मेगा मार्ट के मार्जिन 5, रिलायंस के 4, डीमार्ट के 5 और ट्रेंड के भी 9% आ गए। ये साल सबके मार्जिन दोस्तों डिक्रीज हुए और ये सब करेक्शन नहीं है। राइट फ्रेंड, तो कंसीडरिंग दिस व्हाट शुड बी माय कंक्लूजन। देखो एफएमसीजी में सबसे बड़ा मार्केट रिलायंस नहीं, ओवरऑल खिलाड़ी नंबर 1 है रिलायंस रिटेल दोस्तों, जहां पे निवेश करना चाहिए, पर ये डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है। आप जब रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर लेते हो तो रिलायंस रिटेल आपका निवेश हो चुका है वहां पे। इनके अलावा डायरेक्टली कोई कंपनी में निवेश करना है तो आप डीमार्ट ले सकते हो या ट्रेंट ले सकते हो। डीमार्ट लेते हो तो कंसिस्टेंसी मिलेगी बुरे समय में भी, जब इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तब भी ये प्रॉफिट करेंगे। ट्रेंड आपको ग्रोथ तगड़ा देगा, मार्जिन अच्छे रहेंगे, पर हाई वॉलेटिलिटी भी रहेगी, जैसा हमने पास्ट में देखा। सो द बॉल इज विथ यू, आपको पता रहना चाहिए मैं किधर इन्वेस्ट करूं। विशाल मेगा मार्ट इज अ गुड कंपनी, बट जब मैं इनको इन प्लेयर से कंपेयर करता हूं तो कहीं खरी उनके सामने नहीं उतरती है। सो दिस इज हाउ योर विशाल मेगा मार्ट वर्क। ऐसा कुछ इनका स्टोर होता है जो इनकी अलग अलग सेगमेंट दोस्तों विभाजित होती है। दोस्तों ये हुआ इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जहां पे एपरल, जनरल मर्केंडाइज और एफएमसीजी तीनों पे फोकस हुआ। दोस्तों पान इंडिया प्रेजेंस कितनी है? पान इंडिया दोस्तों एक्चुअली ये नॉर्थ ईस्ट की कंपनी हुई। जो सबसे बड़ा मार्केट है दोस्तों वेस्ट, वहां पे इनका प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि शुरुआत इनकी ईस्ट से हुई है। पर नॉर्थ इंडिया में भी अच्छा प्रेजेंस है, साउथ इंडिया में भी इतना तगड़ा प्रेजेंस नहीं है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है साउथ एंड वेस्ट, वहां पे कम प्रेजेंस है। वहां पे प्रेजेंस किसकी है दोस्तों? डीमार्ट की है, रिलायंस की है। तो ये एक इनका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हुआ। हम देखेंगे आने वाले सालों में ये लोग वेस्ट में भी अपने आप को एक्सपांड करेंगे। राइट दोस्तों, जैसा मैंने बताया सबसे ज्यादा स्टोर इनके उत्तर प्रदेश में है, यूपी में 111 स्टोर्स। राइट, और पिछले 23 साल से वहां पे स्टोर है। कर्नाटक में 18 साल से स्टोर है 73, फिर आसाम, दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल आता है। सबसे कम स्टोर दोस्तों सबसे प्रीमियम जगह पे है, जैसे गुजरात हुआ, तमिलनाडु हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ पे ज्यादा स्टोर दोस्तों होने चाहिए। दोस्तों 2017 में ये लोग पहली बार 2000 करोड़ के टर्नओवर को इन्होंने पार किया था विद 195 स्टोर्स। 2020 में ये 5000 करोड़ का टर्नओवर पार किया 350 स्टोर्स के साथ। और दोस्तों ये ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं। जो लोग इन्वेस्ट करेंगे आने वाले समय में दोस्तों उनको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेंगे, यस अर्निंग दोस्तों अच्छी रह सकती है। बट एज ए इन्वेस्टर जब आप स्ट्रॉन्ग कंपनी देखते हो तो स्ट्रॉन्ग उभर के आती है दोस्तों रिलायंस रिटेल या डीमार्ट या फिर ट्रेंट। सो आई होप आज का जो ये सेशन था ये दोस्तों आपको समझने में दोस्तों काम लगा होगा। मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप इस सेगमेंट की किस कंपनी में निवेश करोगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.